ठीक है, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, तो अब हम कंटिन्यू करते हैं इसको यहाँ से। तो डिस्कसिंग इन्फ्लेशन को हमने डिफाइन किया। इन्फ्लेशन की डेफिनेशन में क्या लिखी? इट इज जनरल एंड परसिस्टेंट राइज। इन्फ्लेशन इज जनरल एंड परसिस्टेंट राइज इन द लेवल ऑफ प्राइसेस। वैसे हम आम जबान में इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई होता है, और हम उसको इकोनॉमिक्स में कैसे डिफाइन करेंगे, बड़ा क्रिस्पली करेंगे। दो वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है व्हेन डिफाइनिंग इन्फ्लेशन, इट इज जनरल एंड परसिस्टेंट। इनका मतलब क्या है? बाय जनरल वी मीन द कॉमन मैन्स बास्केट ऑफ गुड्स। एक आम आदमी के, अगर मैं एक बास्केट बनाऊं और उसमें वो सारी चीजें रखूं जो एक आम आदमी यूज। सर आप एमएनएम क्यों बन गए अचानक से? सर आप आराम से बोले। ओके ओके ओके, सॉरी, मुझे लगा कि मैं इसको रिवाइज करा रहा हूं तो मैं थोड़ा तेज हो गया। ठीक है, ओके। इन्फ्लेशन को हम शुरू करते हैं। इन्फ्लेशन को हम डिफाइन करते हैं एज द जनरल एंड persistent rise. By general, we mean common man's basket of goods. Common man, आम आदमी। आम आदमी क्या क्या चीजें कंज्यूम करता है, वो सारी चीजें कॉमन मैन। जी सर आप क्लास में जैसे पढ़ाते वैसे पढ़ाएं, आप क्यों ऐसे अलग अलग बन रहे हैं? अरे ओके, इजी मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। कॉमन मैन बास्केट ऑफ गुड्स की हम बात कर रहे हैं। टेंशन नहीं ले रही बा, प्लीज आप टेंशन ना लें, सब सही हो जाएगा। ओके, कॉमन मैन का मतलब है आम आदमी, सही है ना? एक आम आदमी क्या क्या चीजें कंज्यूम करता है, उसकी मैं एक डब्बा बनाना चाह रहा था जिसमें हमने लिखा वीट, पेट्रोल और भी कोई चीजें जो एक आम आदमी यूज करता है। आम आदमी मतलब जो हर बंदा यूज करता है, दैट इज बीइंग यूज्ड बाय ऑलमोस्ट एवरीवन इन द इकोनॉमी। कौन सी चीजें होंगी आपके लिहाज से अदर देन वीट एंड पेट्रोल? राइस। और राइस कह सकते, खाने खाने पीने की तो बहुत सारी चीजें, ठीक है। उसके अलावा एजुकेशन, नॉर्मली एवरीवन स्पेंड समथिंग ऑन एजुकेशन जनरली। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट वो पेट्रोल आ गया उसमें, ठीक है, बिल्कुल सही है। अकोमोडेशन, क्लोथ्स, कपड़े, बिल्कुल ठीक है। अकोमोडेशन, बिल्कुल ठीक है। व्हीकल, वो भी सही है, बिल्कुल ठीक है। तो दीज आर अ फ्यू थिंग्स व्हिच द कॉमन मैन यूजेस। लैंड, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो दीज आर अ फ्यू थिंग्स व्हिच द कॉमन मैन यूजेस, बिल्कुल ठीक है। जब इनकी प्राइस बढ़ेगी, इनकी प्राइस, उनकी जो हर बंदा यूज करता है, तब हम बोलेंगे इन्फ्लेशन हुई है। ऐसा नहीं है कि कल मर्सिडीज बोले कि हम अपनी प्राइसेस को 20% बढ़ा रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान में रैली निकलेगी कि मर्सिडीज को बोलो हाय हाय, मर्सिडीज को बोले वैल्यू का प्राइस कम करें? ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? Why? Because it's not a need, it's not a necessity, it's not used by everyone. लग्जरी गुड है। It is luxury good, no one cares. आप उसको 200% बढ़ा दें, हमें क्या, हम तो वैसे ही नहीं खरीद सकते। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर पेट्रोल की प्राइस 20% बढ़ जाए तो धरने होंगे, रैलियां निकलेंगी। Why? Because this is something, this is inflation, this is serious. क्यों? क्योंकि हर बंदा यूज करता है। We have to use this no matter what. Common man basket of good. This is a general item. General, used by everyone. General का मतलब used by everyone. Common man basket of good. किसी को टेंशन यहाँ तक? ओके। दूसरा वर्ड क्या यूज किया हमने? Persistent. Persistent का मतलब को बता सकते हैं? What do we mean by persistent? What do we mean by persistent? What do we mean by persistent? हम कहते हैं ना जिंदगी में persistence चाहिए। क्या होता है persistence? What do we want here? Continuous. Continuous. कंसिस्टेंट। Consistency. एक सेकंड वेट करेगा जी रामा। नहीं ओके। persistent means consistent, ठीक है। the rise should be consistent. ऐसा नहीं है कि आज प्राइस बढ़ी और अब बस बढ़ गई और रुक गई वहीं पर, नहीं। it is increasing persistently, it is increasing consistently, it is keep on rising and rising. प्राइस बढ़ी जा रही है, कंटिन्यूसली बढ़ी जा रही है, कंटिन्यूसली राइजिंग।
तो ये दो फैक्टर्स अगर हुए और लेवल ऑफ प्राइसेस, द प्राइस लेवल, अब लेवल ऑफ प्राइसेस की जगह हम प्राइस लेवल भी लिख सकते हैं, तो दिस वुड मीन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की डेफिनेशन क्लियर है सबको? कोई टेंशन है डेफिनेशन में तो पूछ ले। नाउ यू नो व्हाट इज इन्फ्लेशन, व्हाट इज नॉट इन्फ्लेशन ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉमन मैन बास्केट ऑफ गुड्स, अगर ये आम आदमी यूज नहीं करता उस चीज को, दिस इज नॉट इन्फ्लेशन। ठीक है, ए लेवल महंगा होना इज नॉट इन्फ्लेशन, आम आदमी यूज नहीं करता। ठीक है, पीआई के टिकट महंगे होना इज नॉट इन्फ्लेशन, आम आदमी यूज नहीं करता। बस समझ में आ रही है? हाँ, दाल, आटा, चीनी, तेल, पेट्रोल, ये सब चीजें आम आदमी यूज करता है। रेंट्स ऑफ योर हाउस आम आदमी यूज करता है। जो चीज आम आदमी यूज करता है दैट इज अ पार्ट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक हो गया? कोई कंफ्यूजन है इसमें प्लीज बता दें, क्लियर है तो ओके लिख के भेज दें। अच्छा, जब मैं रैपिंग शुरू करूं तो मुझे प्लीज बता दिया करें। सर जब भी आपको रोका था। थैंक यू, एक मिनट वेट करेगा। ओके, लेट्स कंटिन्यू। ओके, आ गए हैं सबके अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मूविंग ऑन। ओके, अच्छा, इसमें ना हमें दो चीजें करनी है। पहला ये जो सवाल हमारा वो ये है कि हाउ इज इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेटेड। जिन लोगों ने ओ लेवल्स में इकोनॉमिक्स पढ़ी है उनको कुछ आइडिया होगा इसका, और बिल्कुल उसी तरीके से एक सवाल यहाँ बन सकता है। जनरली नहीं पूछते वो हाउ इट इज कैलकुलेटेड, बट इट इज पार्ट ऑफ द सिलेबस, तो ऑब्वियसली विल हैव टू डू दिस। उसके बाद ये है कि व्हाई इन्फ्लेशन हैपेंस। ठीक है, एंड व्हाई डज इट हैपन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, तो मैं चाहूंगा कि वो हम क्लासरूम में करें कल इंशाल्लाह। अभी हम विल बी डूइंग हाउ इट इज कैलकुलेटेड। ठीक है, तो हाउ इज इन्फ्लेशन कैलकुलेटेड, इससे शुरू करते हैं। हाँ, तो वी फॉलो सर्टेन स्टेप्स, और वो स्टेप्स होंगे, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से होंगे। पहले अब ये लिखें कि इन्फ्लेशन इज कैलकुलेटेड। अब पाकिस्तान में अगर मैं बोलूँ इन्फ्लेशन रेट इज 12%, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट अनाउंस कर दी है कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट इज 12%, तो पहला सवाल आपके ध्यान में आना चाहिए कि हाउ डिड दे कम अप विद दिस नंबर, है ना, कैसे उनको ये नंबर कैसे मिला, हाउ डिड दे कम अप विद दिस नंबर। तो वो नंबर कैसे आया वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि उन्होंने कैलकुलेट कैसे किया, हाउ इज इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेटेड। ठीक है, तो हम बोलेंगे इन्फ्लेशन इज कैलकुलेटेड यूजिंग व्हाट,
using a consumer price index, consumer price index, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक हो गया, इन्फ्लेशन इज कैलकुलेटेड यूजिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है ये किस तरीके से आता है, इसको इस पर जरा काम करते हैं। ओके, सो उसको जरा देखते हैं, वो कहाँ से आएगा। अच्छा, मैं आपसे अगर पूछूं फॉर एग्जांपल, अगर आपसे बोलूं बताएं कि पाकिस्तान में 2020 और 2021 के दरमियान कितनी महंगाई हुई है, तो क्या करेंगे? कोई ऑडियो बता सकता है? हाउ डू यू फाइंड क्या, कैसे इन्फ्लेशन हुई है, कितनी इन्फ्लेशन हुई है? व्हाट विल बी द स्टेप्स यू विल बी फॉलोइंग? क्या करेंगे पाकिस्तान की महंगाई निकालने के लिए? ऐसी जनरल क्वेश्चन, नथिंग टू डू विद इकोनॉमिक्स। सर क्या एक करेंगे? कमोडिटी का जो लास्ट ईयर प्राइस होगी उसको इस ईयर की प्राइस से कंपेयर करेंगे। वो जो बेसिक, बेहतरीन, जैसे आपने कहा था ना, कॉमन मैन बास्केट के जो भी गुड्स होंगे बहुत उनकी आला, बहुत ही आला, उनकी बहुत ही लास्ट आला, ईयर की प्राइस को इस साल की प्राइस से कंपेयर कर लेंगे। बहुत ही आला, बेहतरीन बेहतरीन, बिल्कुल यही करेंगे, एग्जैक्टली यही करेंगे हम। ये सबको समझ में आई ये बात? एंड दिस मेक्स सेंस ना, जनरली यही करना चाहिए ना कि व्हाट वी शुड डू। रिपीट कर देंगे, आप आप बोले जाएं जी, क्या बोले उन्होंने? आप बताएं क्या करेंगे? हाउ वुड यू फाइंड द इन्फ्लेशन रेट? हाउ वुड यू फाइंड द इन्फ्लेशन रेट? हाउ वुड यू फाइंड बाय व्हाट परसेंटेज द प्राइसेस आर राइजिंग? हरीम, क्या जवाब होगा? क्या पूछ रहा हूं मैं? इन्फ्लेशन इज कैलकुलेटेड, कैसे कैलकुलेट होता है हरीम? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? हाउ इज इन्फ्लेशन कैलकुलेटेड? क्या जवाब होगा? हमारे सामने बैठी है जी। वी कैलकुलेट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और जिस तरह हमजा सैयद ने बताया, बिल्कुल सही बताया। जिस तरह हमने बिल्कुल ठीक बताया कि वी विल बी कंपेयरिंग द प्राइसेस ऑफ सर्टेन गुड्स, बट व्हाट आर द प्राइसेस लास्ट ईयर और व्हाट आर द प्राइसेस दिस ईयर। ठीक है, तो अच्छा, लेकिन उससे पहले क्या होगा, जिस तरह हमजा ने बोला कि भाई कंपेयर किन गुड्स की प्राइस को करेंगे? उन गुड्स की जो कि कॉमन मैन बास्केट में लाई करते हैं। हम रोलेक्स घड़ियों की प्राइसेस थोड़ी देखेंगे, ठीक है ना, हम देखेंगे कॉमन मैन बास्केट ऑफ गुड्स की। तो सबसे पहला स्टेप जो होना चाहिए वो ये होता है कि अ कॉमन मैन बास्केट ऑफ गुड्स इज कंस्ट्रक्टेड। पहला स्टेप ये होता है कि द इकोनॉमिस्ट सिट्स डाउन एंड थिंक्स, अच्छा यार ये कॉमन मैन यूज क्या क्या करता है, और फिर इस बास्केट में दे कीप डिफरेंट आइटम्स। सब फॉर एग्जांपल मैं कहीं पढ़ रहा था यूके में दे यूज ओवर 250 आइटम्स, ठीक है। अब उसमें वो दे कैन डू एनीथिंग ना, दे कैन वो दालें पुट करें, चावल पुट करें, चीनी पुट करें, व्हाटएवर, वो आइटम वन बाय वन हर आइटम को पुट करते हैं, ठीक है। कॉमन मैन बास्केट ऑफ गुड्स कंस्ट्रक्टेड। समझ में आ रही है बात? ठीक है, कोई मसला यहाँ तक? ओके, एंड देन a base year is selected. मैं सिर्फ पॉइंटर्स दे रहा हूं आपको बेटा, ये पॉइंटर्स हैं। when you will be writing the answers obviously you will be explaining every point, और explanation में आपको समझा रहा हूं, ठीक है। कॉमन मैन बास्केट ऑफ गुड्स, यू कैन राइट अ लॉट कि इसमें क्या क्या होगा। इसमें फूड, इसमें कॉमन मैन बास्केट ऑफ गुड्स में आप जो है वो कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि आप बताएं कि भाई हम इसमें फूड आइटम्स रखेंगे, इसमें एजुकेशन होगी, इसमें फ्यूल होगा, और ये सब वो हर वो चीज जो कि एक आम आदमी इन द इकोनॉमी यूजेस। देन यू फाइंड अ बेस ईयर, अ बेस ईयर इज सिलेक्टेड। बेस ईयर होता है क्या, हमने इसमें बात की थी। बेस ईयर is any previous year, it's obviously a previous year. That becomes our point of comparison. हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? तो फॉर एग्जांपल वी कैन से यार इमरान खान 2018 में आया था, तो लेट्स कंपेयर 2018 की प्राइसेस विद 2021 की प्राइसेस। तो हमारा 2018 विल बिकम द बेस ईयर। बेस ईयर कैन बी एनी प्रीवियस ईयर, लिटरली एनी प्रीवियस ईयर, ठीक है। जिससे आप कंपेयर करें अपनी प्राइसेस को, अपने फिगर्स को, बिकॉज ऑब्वियसली यू नीड अ पॉइंट ऑफ कंपैरिजन ना। Base year can be the last year, it can be 10 years ago, it can be 100 years ago,
depending on what you are asking for, what you are finding, what you're trying to find. For example, if I'm saying कि इमरान खान की हुकूमत आने से अब तक में कितनी प्राइसेस में चेंज आया, then obviously I'll be taking my base as 2018. However, if I'm comparing कि इमरान खान के मिड को कंपेयर करें from the prices in Zardari's midterm, तो उसमें कितना चेंज आया, then obviously I'll have to go back 2010, 2010, 2011. ये बात समझ में आ रही है बेस ईयर कैलकुलेशन की? बेस ईयर डिसाइड करते वक्त एक चीज का ख्याल रखना चाहिए, द ईयर शुड बी अ रेगुलर ईयर, शुड बी अ रेगुलर ईयर. रेगुलर मतलब कि उसमें कोई इरेगुलर चीज ना हुई हो. क्या होती है, कुछ साल होते हैं जो स्पेशल हो जाते हैं, कुछ इरेगुलर हो जाता है. वहां पे क्या हो जाता है? पाकिस्तान के लिए कोई स्पेशल साल आपके ध्यान में? जैसे सैलाब आ जाता है, सैलाब आ जाता है, एग्जैक्टली, बिल्कुल. या जैसे अभी कोविड हुआ है. अभी कोविड हुआ है, कोविड तो बिल्कुल ही इरेगुलर हो गया ना. तो इमरान खान की गवर्नमेंट का जो पूरा स्टांस है वो यही है कि भाई कोविड आ गया, वरना वी वर डूइंग सो गुड. You cannot compare us with any other government because उनके पास इंडिया कोविड ने नहीं जो आया. अटैक किया था, इंडिया अटैक तो सही है, बिल्कुल ठीक है. 1971 चले जाए आप, 1965 चले जाए. बात समझ में आ रही है? तो एनी ईयर दैट जिसमें कुछ ऐसी चीज हुई हो जो कि नॉर्मल नहीं है, उसको बेस ईयर बनाना विल नॉट बी अ गुड आइडिया. सही है? एनी इरेगुलर इवेंट if it is occurring, then we should not make that year a base year, na? Because then the base would not be the real base. The point of comparison is not correct. ठीक है? अगर हम फॉर एग्जांपल हम बोले पाकिस्तान में, तो खैर कभी हुआ नहीं. हाँ, पाकिस्तान वर्ल्ड कप हुआ था, 99 का वर्ल्ड कप हुआ था ना. 99 का वर्ल्ड कप जब पाकिस्तान में हुआ था, पाकिस्तान शेयर किया था ना, पाकिस्तान ने बेनजीर ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दी थी. 99 क्रिकेट वर्ल्ड कप कौन जीता था, किसी को याद है? क्रिकेट नाइट कोई देखते क्रिकेट यहाँ पे? Who won the नहीं Who won the 99 cricket World Cup? '96 का हुआ था यहाँ पे शायद, मुझे याद नहीं आ रहा. हाँ, 1996 का श्रीलंका वन. इमरान खान वाला. नहीं, वो तो 92 था यार, इमरान खान वाला. खैर, ऑब्वियसली वर्ल्ड कप अगर हो रहा है तो दुनिया जहाँ से पैसा आ रहा है, दुनिया से टीम्स आ रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, then that's not a very good year to be a base year. The year should be a regular year. सही है? No famine, Olympics या COVID in that year. ठीक है? There should not be any irregular event in that year. ठीक हो गया? समझ में आ रही है बात? तो हमने क्या किया? हमने बोला कि while how do we calculate inflation? We first decide, we construct the common man basket of goods. We sit down and we think, यार, what does the common man uses? तो उस basket में there can be as many as 100 and 200 and thousands of goods. ठीक है? आप उसको छोटे-छोटे break कर दें. पाकिस्तान में for example you can say कि दाल मसूर एक अलग चीज है, दाल मूंग एक अलग चीज है, बासमती चावल अलग चीज है, चावल की 10 क्वालिटीज आ जाएंगी, which the common man uses. तो वो उस हिसाब से they can make a lot of different goods or baskets. सही है? तो वो किस तरीके से बनेगी, that is debatable, that's not part of the syllabus, but you should know कि वो बनेगी. ठीक है? वो बनेगी definitely. उसके बाद the base year will be selected. Then क्या होगा? Prices in the base year and current year will be noted. ठीक है ना? ऑब्वियसली जब भी हम बेस ईयर सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि उसकी प्राइसेस चाहिए हमें, और प्राइसेस उसकी ऑफ द कमोडिटीज. Prices of the commodities in the base year and the current year will be noted. In the base year and current year will be noted. सर ये ऊपर वाले पैराग्राफ में हमने ओलंपिक से पहले क्या लिखा है? ये ऊपर फेमिन क्या होता है? मतलब ड्रॉट आ गया ना, मरना शुरू हो गए लोग. फेमिन
ठीक है, prices in the base year and current year will be noted. Okay, ये इनकम्प्लीट लिखा है मैंने पॉइंट, इसके आगे लिखे एंड प्राइस indexes will be calculated. यहां से काम शुरू हो रहा है ना हमारा, प्राइस इंडेक्सेस। तो हमने क्या किया, हमने कमोडिटी डिसाइड कर ली, हमने उस कमोडिटी के लिए बेस ईयर डिसाइड कर लिया। नाउ वी आर नोटिंग द प्राइसेस कि उस कमोडिटी क्या प्राइस थी उस साल में, इस साल में क्या प्राइस है, ठीक है। एंड देन वी आर कंपेयरिंग द प्राइसेस, ठीक है। और कंपैरिजन के वक्त वी आर कैलकुलेटिंग प्राइस इंडेक्सेस विल बी कैलकुलेटेड, प्राइस इंडेक्स विल बी कैलकुलेटेड। और उसका फॉर्मूला होगा, हाउ विल वी कैलकुलेट द प्राइस इंडेक्स, वो मैं दे देता हूं। प्राइस इंडेक्स ये बेसिकली इक्वल टू, आसान है, करंट प्राइस, इस वक्त उस चीज की जो प्राइस है। अंडे फॉर एग्जांपल कितने के हो गए, 200 रुपए दर्जन। कंपेयर कर रहे हैं उसको हम लास्ट ईयर की प्राइस है फॉर एग्जांपल, तो बेस ईयर प्राइस जब वो 150 रुपीज डजन थे, तो बेस ईयर प्राइस हो गया मल्टीप्लाई बाय 100, current price over base year price times 100 will give you the price index, and this will do for every commodity. For every commodity, हर commodity का price index निकालेंगे, हर commodity की current price divide by base year price multiplied by 100. कोई कंफ्यूजन है किसी को यहाँ तक तो प्लीज पूछ लें। यहाँ तक क्लियर तो ओके लिख के भेजे, मैं आगे बता रहा हूँ क्या करेंगे। सर बस स्क्रीनशॉट लेने दें। ओके, ठीक है, ये मैं पॉइंटर्स दे रहा हूँ आपको ताकि आप इसको डेवलप कर सकते हैं व्हाइल राइटिंग द आंसर्स, राइट। जी, किसी को मसला तो पूछ लें, नहीं तो बता दें। ओके, बाकी लोग जो रिप्लाई नहीं कर रहे और साइड पे बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं? सारिम, नवीदा, अरीबा, ओके, राफे, ठीक है, लेट्स मूव ऑन। तो ये हो गई सारी चीजें, बात क्या करेंगे? ठीक है, प्राइस इंडेक्स विल बी कैलकुलेटेड, उसके बाद वेट्स विल बी असाइंड, weights will be assigned to each commodity. अब वेट्स क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी करके दिखाऊंगा एक छोटी सी एग्जांपल की फॉर्म में। व्हाट डू वी मीन बाय वेट्स? अगर मैं बोलूं आपको कि यार एग्जाम में डिमांड सप्लाई का वेटेज बहुत ज्यादा है, तो उस वेट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू वी मीन बाय वेट्स नॉर्मली? किसी हम कहते हैं ना इस चीज का वेटेज बहुत ज्यादा है, वो वेटेज क्या बता रहा है? परसेंटेज, द प्रोपोर्शन, बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन। और हमारे लिए वेटेज का मतलब एग्जैक्टली यही होगा। तो बाय वेट वी वुड मीन, वेट क्या रिप्रेजेंट करेंगे? वेटेज इज द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम spent on each commodity. मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी घर की इनकम का अच्छा खासा जो हिस्सा है वो रेंट में चला जाता है,
तो आप बोलेंगे कि यार हमारे जो रेंट का वेट बहुत है, रेंट का वेटेज बहुत है। बात समझ में आ रही है? Because we need to find the weight now. We need to know how much is being spent on each commodity, or by how much I mean by what percentage of the income is being spent on each commodity. ये हम सुनना चाह रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए आपको क्या लगता है, अगर आप कैटेगराइज करें अपने घर के सारे एक्सपेंडिचर्स को, तो सबसे ज्यादा वेट किस एक्सपेंडिचर का? जी सोचा, सबसे ज्यादा वेट किस एक्सपेंडिचर का होगा? एजुकेशन कह सकते हैं, ठीक है। फॉर मोस्ट ऑफ अस आई थिंक कंज्यूमेबल्स। कंज्यूमेबल्स क्या होता है हमारे लिए? या तो कैटेगरीज क्या होंगी? फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी एग्जांपल आपको साथ इलेक्ट्रिसिटी करूं, मैं यहाँ पे कुछ आइटम्स लिखूं, वो आइटम्स जो कि मुझे लगता है कि बास्केट ऑफ गुड्स में आने चाहिए, और उनको ना बहुत ही ब्रॉड कैटेगरी में लिख रहा हूँ। मतलब अगर कोई इकोनॉमी बनाएगी तो वो तो फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा बना देगी, लाइक 250-300 आइटम्स होंगे, हम उसमें 4-5 रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने पूरा क्लब कर दिया फूड को, तो हमने उसमें आटा दाल चीनी छोड़ के फूड रख लिया। उसके बाद हमने कहा क्लोथिंग, दिस इज अ कॉमन मैन बास्केट। फूड पे खर्च होता है, क्लोथिंग पे खर्च होता है, एजुकेशन पे खर्च होता है, ठीक है, और हम कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च होता है। ये बड़े बड़े एक्सपेंडिचर है ना उसके, और थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट भी करता है बेचारा, चूंकि कुछ भी हो सकता है। आप बाहर खाना खाने चले गए या घूमने फिरने चले गए, मूवी देख ली, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक एक्सपेंडिचर हेड्स ना फॉर एनीवन। तो इन एक्सपेंडिचर्स में अगर आप सोचें तो, और आप मुझे बताएं कि सबसे ज्यादा वेट किस एक्सपेंडिचर का होना चाहिए फॉर योर हाउस, फॉर मतलब आप या नॉर्मली लोगों का किस एक्सपेंडिचर का वेट ज्यादा होना चाहिए? फूड। एजुकेशन ठीक है, फीस होता है नॉर्मली, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, काफी जगहों पे होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, अब लेट्स कंपेयर, फूड कह सकते हैं। अच्छा, लेट्स कंपेयर रिच मैन विद पुअर मैन। सर आपकी आवाज कट रही है। अगर डू यू थिंक द वेट्स विल चेंज अगर एक अमीर और गरीब, आवाज कट रही है? अभी अब सही हो गई, ये कट रही थी। अब बताओ, ठीक है, हाँ अब सही हो गई सर। ओके, ठीक है। अब मुझे बताओ कि इफ यू आर कंपेयरिंग अ रिच मैन विद अ पुअर मैन, विल द वेट्स चेंज? एक गरीब आदमी का इनकम का सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन किस पे स्पेंड होता है? फूड एग्जैक्टली, फूड ऑलमोस्ट 100%, ऑलमोस्ट 100%, या 80% तो होता ही होता है ना। बाकी कुछ बच गया तो बेचारा थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्टेशन में जाएगा, या कोशिश करे कुछ पढ़ा ले बच्चों को, या क्लोथिंग पे, ये सब बहुत छोटे हैं। जितना ज्यादा आप गरीब की तरफ जाते रहेंगे उतना ज्यादा फूड की प्रोपोर्शन, फूड का वेट बढ़ता रहेगा। और अमीर आदमी का ज्यादा प्रोपोर्शन कहाँ पे खर्च होगा? फूड। एंटरटेनमेंट। अमीर का यार, अमीर का एंटरटेनमेंट भाई, अयाशी ना। आप घूमने फिरने चले गए, टर्की का ट्रिप मार रहे हैं, यूरोप घूमने जा रहे हैं, यहाँ खर्चा होगा ना असली आपका, फूड क्या। सही सही सर, समझ गया, सॉरी माय बैड। ओके, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, लेकिन ऑब्वियसली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द होल इकोनॉमी वी नीड स्पेसिफिक रेट फॉर द होल इकोनॉमी, वी नीड स्पेसिफिक रेट फॉर द होल इकोनॉमी। तो अब गवर्नमेंट को क्या करना होगा? गवर्नमेंट विल हैव टू गिव वन वेट टू एवरीवन। For example, the government says कि अभी obviously ये weight कैसे निकल रहे हैं? This can be a subjective thing. Subjective मतलब कि this is based on opinions, a normative thing, ठीक है, और it can be a positive statement which can be true or false, ठीक है। लेकिन normally इसमें subjectivity का element ज्यादा आ जाता है। लेकिन आप stats use कर सकते हैं। पाकिस्तान में मसला ये है, पाकिस्तान में मसला ये कि हमारा डेटा बहुत कम अवेलेबल है। We don't really have enough data for, हमें ये नहीं पता लोग कितने हमारे पास, और क्या हम कर रहे हैं। उनकी कंजम्पशन पैटर्न तो बात की बात है ना। हमें ये नहीं पता कि लोग कंज्यूम क्या करते हैं, हमें नहीं पता लोगों की इनकम क्या है, बिकॉज एवरीथिंग इज बीइंग डन ऑन कैश। कैश रिकॉर्ड में नहीं जाता। जब भी हुकूमतें चाहती हैं कि डिजिटलाइज हो जाए चीजें ना, ताकि रिकॉर्ड में दिखे हो क्या रहा है। वरना अगर मैं आपको ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ और आप मुझे 5,000 रुपए दे रहे हैं, तो किसी को क्या पता? नो वन नोज कि दिस ट्रांजैक्शन इज बीइंग टेकन प्लेस ना। तो गवर्नमेंट इज नॉट रिकॉर्डिंग दिस। वो 5,000 इनकम में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, कंज्यूम कहाँ हुआ किसी को नहीं पता। बात समझ में आ रही है? द कैश ट्रांजैक्शन आर इजी टू इवेड फॉर टैक्स पर्पसेस,
आप छुपाना आसान है उसको। डिजिटलाइज हो जाए कि मैं बोलूँ यार आप मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा 5,000, नो एवरीवन नोस, द गवर्नमेंट नोस, द बैंक नोस, द गवर्नमेंट नोस, ठीक है। तो गवर्नमेंट को पता होने के लिए क्या होना चाहिए, द ट्रांजैक्शन शुड बी डिजिटलाइज एटलीस्ट इन दिस एज ना। जितने आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाएंगे या जितना ही मॉडर्न कंट्री में जितना ज्यादा मॉडर्नाइजेशन होगी उतना ही कम कैश का यूज देखेंगे आप। और उसका रीजन ये, द गवर्नमेंट वांट टू नो एवरीथिंग, दे नीड टू नो एवरीथिंग। CIA जो मशहूर है, वो क्यों मशहूर है? बिकॉज दे हैव एवरीथिंग ऑन यू, दे नो वेयर यू लिव, दे नो व्हाट यू ईट, दे नो हू यू मीट, दे नो एवरीथिंग ना, दे नो योर इनकम। सो ये पाकिस्तान में इट्स नॉट वेरी पॉसिबल बिकॉज द गवर्नमेंट डज नॉट हैव अ ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, लेकिन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देन रिलाइज ऑन अदर सोर्सेस। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक की हमने शायद बात की थी, वर्ल्ड बैंक गिव्स डाटा, वो फाइंड करके बताएंगे। गैलप की बात की थी, गैलप इज आल्सो अ थर्ड पार्टी दैट स्पेशलाइजेस इन डाटा कलेक्शन एंड यूजेज। UNO का डाटा यूज कर सकते हैं, या फेसबुक को हम हायर कर सकते हैं। अब तो व्हाट्सएप पे मैंने सुना है कि वो आपका डाटा बांट रहे हैं, पता नहीं। तो डाटा इज एवरीथिंग इन दिस एज, ठीक है। मैं साइड पे चले जाता हूँ बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट। खैर, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वेट्स, तो अगर हमारे पास सारा डाटा होता कि लोगों ने सारी इनकम कहाँ खर्च की, तो वेट देना आसान काम था, हम एक जनरल वेट पूरी इकोनॉमी का निकाल लेते। लेकिन वो हम नहीं निकाल पाएंगे। अच्छा, ये सारी बातें करना इसलिए है क्योंकि एक नेक्स्ट सवाल आएगा हमारे पास, लिमिटेशंस। इकोनॉमिक्स में वी ऑलवेज टॉक अबाउट लिमिटेशंस, व्हाट आर लिमिटेशंस? हम एवरी मॉडल इज ट्रू as its limitations। मतलब कि अगर हमारे वेट्स ही गलत हैं, अगर हमारे वेट्स ही गलत हैं तो हमारा इन्फ्लेशन रेट हमेशा गलत आएगा। वी आर नॉट रिप्रेजेंटिंग द ट्रू इन्फ्लेशन। अगर हमारा बेस ईयर ही सही नहीं है तो हमारी इन्फ्लेशन रेट गलत है। अगर हमने करेक्शन में डाटा ही गलत कैलकुलेट किया तो इन्फ्लेशन गलत आएगा। तो एक तो अच्छी खासी आवाम ये कहती है, गवर्नमेंट जो शो कर रही है दैट इज रॉन्ग बिकॉज द स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट इज अ जोक, वो काम ही नहीं कर रहे अपना। तो आप डाटा जो दिखा रहे हैं, सेंसस पे पूरी इकोनॉमी रो रही है। क्या रो रहे हैं? सेंसस पे द इकोनॉमी इज क्राइंग ना, that the people are crying, the people of Karachi are crying, at least the एक सेकंड जी, प्लीज कर दें, थैंक यू। क्या बात कर रहे थे हम? सेंसस की बात कर रहे थे। जमात इस्लामी फॉर एग्जांपल, अगर आपने उनके बोर्ड देखे आजकल पाकिस्तान कराची में, क्या रो रहे हैं वो? कराची को हक दो। क्यों हक दो? वो कह रहे हैं कि मर्दमशुमारी गलत हुई है। मर्दमशुमारी क्या होती है? काउंटिंग, द सेंसस। फॉर एग्जांपल, द गवर्नमेंट इज सेइंग कराची में 2 करोड़ लोग रहते हैं और ये क्लेम कर रहे हैं नहीं, इट इज मोर देन 3.5 करोड़। क्या फर्क पड़ेगा इससे? क्या फर्क पड़ेगा इस नंबर से? टैक्सेस से बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा इससे। एक मिनट वेट करेगा प्लीज। रिसोर्सेस। जी हाँ बिल्कुल, तो डाटा इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। और ये मैं लिमिटेशंस की बात इसलिए यूज कर रहा हूँ बिकॉज ये हमारा टॉपिक है। बताएंगे व्हाट आर द लिमिटेशंस टू द आंसर वी आर गेटिंग। द आंसर इज मे नॉट बी करेक्ट। व्हाई इट माइट नॉट बी करेक्ट? उसके बहुत सारे रीजंस हैं, वो भी मैं लिखूंगा साथ साथ, लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो फॉर एग्जांपल, द गवर्नमेंट डिसाइड्स द वेट्स। गवर्नमेंट ने बोला भाई ऑन एवरेज आप 20% जो है वो फूड पे खर्च करते हैं, 15% जो है आप क्लोथिंग पे खर्च करते हैं, 25% जो है वो आप एजुकेशन पे खर्च करते हैं। कितना हो गया? 45, 50, 60 हो गया। देन 10% ऑन ट्रांसपोर्टेशन एंड 30% ऑन एंटरटेनमेंट, फॉर एग्जांपल। दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट थिंक्स, ठीक है। यू कैन डिसएग्री, आप कह सकते हैं ये रेट्स चेंज करें, इनका टोटल 1 आना चाहिए 100%, ठीक है। द गवर्नमेंट ने प्रोपोर्शन डिसाइड कर ली और गवर्नमेंट ने प्राइस इंडेक्स निकाल लिया। प्राइस इंडेक्स पता है गवर्नमेंट को हर चीज का, याद है हमने कि अभी डिस्कस किया था प्राइस इंडेक्स, जरा सा ऊपर ही है। प्राइस इंडेक्स कैसे निकालते हैं? करंट प्राइस ओवर बेस प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो गवर्नमेंट ने क्या किया होगा कि वो गई, गवर्नमेंट ने बोला आटा 2018 में कितने का मिल रहा था? फॉर एग्जांपल 2018 की जो प्राइस थी वो थी 40 रुपीज पर केजी। अभी कितने का मिल रहा है? फॉर एग्जांपल 50 रुपीज पर केजी, मल्टीप्लाई बाय 100। क्या आंसर आएगा? एनीवन जल्दी से? जल्दी से इजी है यार, जल्दी, मेंटल मैथ्स।
कम ऑन मैन, कैलकुलेटर लगा लो यार। हरीम क्या आंसर होगा? 125। 125, थैंक यू। ठीक है, तो ये 125 हमने निकाला आटे के लिए। ये मतलब आप समझ लें दिस कैन बी डन फॉर एवरीथिंग ना। तो इस तरीके से फूड पे फॉर एग्जांपल आ गया 125, द प्राइस इंडेक्स ऑफ फूड इज 125, लेट्स अज्यूम दिस, एंड वी कैन डू दिस फॉर एवरीथिंग एंड वी कैन फाइंड द इंडेक्सेस फॉर ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा, पहले तो ये देखिए व्हाट डज दिस 125 रिप्रेजेंट। इस 125 का मतलब क्या है ये समझ लें। मैं लिख देता हूँ साइड पे, प्राइस इंडेक्स of 125 means that prices have increased by 25% compared to base year। ये बात समझ में आ रही है? 100 को हटा के बाकी देखेगा आप। ये मतलब है अगर 125 का इंडेक्स आ रहा है तो वी वुड नो कि द प्राइसेस हैव इंक्रीज बाय 25%। किसी को मसला है इस चीज में? क्लियर है? और वो निकाला कैसे हमने? करंट प्राइस ओवर बेस ईयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला समझ में आ गई है और ये प्राइस इंडेक्स समझ में आ गया है, देन आई कैन राइट इमेजिनरी प्राइस इंडेक्सेस हियर। तो फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ 110। कोई मुझे 110 का मतलब बता सकता है? अगर मैं कह रहा हूँ क्लोथिंग का प्राइस इंडेक्स 110 है, क्या मतलब है? व्हाट इज दिस टेलिंग अस अबाउट द प्राइस ऑफ क्लोथिंग? व्हाट इज द चेंज इन प्राइस ऑफ क्लोथिंग? कितना चेंज आया है? 110 क्या मतलब है? प्राइस बढ़ी है कम हुई है? अरे बताएं। प्राइस बढ़ी है, कितने परसेंट से बढ़ी है? 10%। 10%। 100 को हटा के बोलेंगे कितने से बढ़ी है? 10%। समझ में आ रही है बात? फॉर एग्जांपल एजुकेशन पे लिखा है 105, क्या मतलब है इसका? 5%। 5% से बढ़ी है, बिल्कुल ठीक है। अगर ट्रांसपोर्टेशन पे लिखा है 100, क्या मतलब है? सेम राइट। प्राइस डिड नॉट चेंज। अगर प्राइस इंडेक्स 100 का मतलब है द प्राइस डिड नॉट चेंज, करंट प्राइस और बेस ईयर प्राइस सेम है, जब भी 100 आएगा ना। और अगर लिखा है 90, क्या मतलब है? Decreased by 10%। बेहतरीन, बहुत ज़्यादा, डिक्रीज बाय 10%। किसी को मसला इस चीज में? सब फॉलो कर रहे हैं? तो वी नो हाउ प्राइस इंडेक्सेस आर कैलकुलेटेड, वी नो व्हाट वेट्स आर। अब इसके बाद एक लास्ट चीज रह गई है, हम कल क्लास में देखेंगे, यहीं से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। एक टेबल ड्रॉ कर लें, इसी टेबल को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कल आपसे वैल्यू पूछूंगा मैं इसकी, ठीक है? इंपॉर्टेंट टॉपिक इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन हमने डिस्कस किया होती क्या है, जनरल परसिस्टेंट। फिर हम बोले कैलकुलेट करेंगे कैसे, उसमें सारी कहानी चल रही है। वील ऐड टू दिस स्टोरी, ये खत्म नहीं हुई है अभी तक। कल क्लास के 10-15 मिनट में और लगेंगे, देन विल मूव अहेड। ओके देन, ठीक है, ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफिज़।